मेरे प्यारे दोस्त एवं मेरे प्रिय छात्र, आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति, जो 10th तक के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना कंपटीशन के लिए है, और तो दोनों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ विशेष क्वेश्चन को सीखेंगे, ताकि हम आगे आने वाले भविष्य में कंपटीशन के क्षेत्र में भी उससे कुछ योगदान पा सके, और 10th में भी यह काम बहुत अच्छी तरह से करता है। तो आज हम पढ़ें नंबर सिस्टम। आप लोगों का हमारा YouTube चैनल ज्ञान कॉलिंग में स्वागत है। आप इसे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहला जो संख्या है वो हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वह प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश नाम होता है नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो एक ही से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जब भी हम प्राकृत संख्या का जिक्र करते हैं तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करें? किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या आरंभ होता है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक, माने कि इससे हम अनंत तक जा सकते हैं प्राकृत संख्या। अब हम देखते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या। दोस्तों, जब प्राकृत संख्या हमारा आ गया था, यानी इसके बारे में बता दिया गया था, तो उस समय हमें शून्य का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब शून्य का ज्ञान हुआ, हम लोगों को जब शून्य का ज्ञान हुआ, तो शून्य क्यों मिलाकर एक संख्या बना गई जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मैंने प्राकृत संख्या में केवल शून्य को मिलाने से, तो लिख सकते हैं शुरू से कि शून्य मतलब कि 0, शून्य मतलब कि 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाले संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। माने कि शून्य से आरंभ होकर अंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य के बारे में माना जाता है कि शून्य का आविष्कार हमारे जाने माने गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, जो कि हमारे ही के बगल में के हैं, खगोल के रहने वाले, जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्हीं ने किया था। तो शून्य का आविष्कार, उसके बाद ही जाकर शून्य आया। तो शून्य से आरंभ होकर अंत तक जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम देखें तो जैसे में 0 स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। पहले क्या थी? शून्य आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारा प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं था। लेकिन जब शून्य का आविष्कार हुआ तो शून्य से आरंभ होकर अंत तक जाने वाली संख्या को
पूर्ण संख्या का, मतलब कि शून्य जब आ जाने से यह संख्या पूर्ण हो गया तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का दूसरा परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। माने प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्या में अंतर एक ही है कि पूर्ण संख्याएं में शून्य होता है और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृत संख्या नहीं है, ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3, तो हमारा शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हो गया। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, तो तीसरा नंबर पर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर्स नंबर। तो हम इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा क्या है कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या बनने के बाद एक पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या कहते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या वह है जिसमें धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी हो सकते हैं, अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव एवं शून्य को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहा है कि धनात्मक माने पॉजिटिव, ऋणात्मक माने नेगेटिव एवं शून्य को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसका अगर जैसे की बात किया जाए तो जैसे इसका हो सकता है इन्फिनेटिव से डॉट 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 माइनस में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 अनंत तक। तो क्या हो गया? हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या 0, अगर क्या हम लोग मानते हैं कि 0 धनात्मक है, ऋणात्मक है? नहीं, 0 धनात्मक नहीं है और ना ही ऋणात्मक है। तब तो यहाँ का 0 का संकेत किया गया। अब देखिए धनात्मक संख्याएं किसे कहती है, ऋणात्मक संख्याएं किसे कहती है? तो धनात्मक संख्या जैसे संख्या रेखा का पाते हैं तो संख्या रेखा पर जो हमारा होता है 0 होता है और ये होता है। तो धनात्मक संख्या किसे कहेंगे हम लोग? तो धनात्मक संख्या 0 से, 0 के संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर स्थित, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर स्थित को पॉजिटिव कहते हैं, हमारी धनात्मक संख्या कहती है, एवं संख्या इधर की ओर और संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर स्थित को नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और 0 मतलब कि शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य वह संख्या है जो धनात्मक एवं ऋणात्मक का विभाजन करता है। संख्या रेखा पर शून्य वह संख्या है जो धनात्मक एवं ऋणात्मक का विभाजन करता है, बंटवारा करता है। तो धनात्मक संख्या दोस्तों हम ऐसे बता सकते हैं कि शून्य के दाईं ओर, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर की सभी संख्याएं धनात्मक होती है और संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक होती है। और वही धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात हमारा जो संख्या रेखा बनता है वह पूर्णांक संख्याओं से बनता है। हमारा जो संख्या रेखा बनता है वह कौन संख्या से बनता है? पूर्णांक संख्याओं से। अब हम देखते हैं आगे दोस्तों, सम संख्याएं जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो?
विभाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। माने कि वैसी प्राकृत संख्या देखिए, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या कहलाएगी। अब क्या हम देखते हैं दोस्तों कि जीरो में भी 2 से भाग देंगे तो जीरो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन क्या जीरो सम संख्या है? जीरो सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि वैसी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो होगा वही ना सम होगा। तो वैसी प्राकृत संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो या विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब सम संख्या है। लेकिन जीरो भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यह सम संख्या नहीं है। अगर एक नियम आओ देखें तो उस पर भी जीरो इकट्ठा है। देखिए 10 में से 2 घटाइए 8, 8 में से 2 घटाइए 6, 6 में से 2 घटाइए 4, 4 में से 2 घटाइए 2 और 2 में से 2 घटाइए कितना आएगा? जीरो। तो जीरो को हम कह सकते हैं कि ऐसे भी सम संख्या हो सकता है, लेकिन नहीं, जीरो सम संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह सम संख्या भी नहीं है। अब सम संख्या के बाद आते हैं हम लोग विषम संख्या के पास। विषम संख्या ऑड नंबर। दोस्तों तो इसको हम जानते हैं कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य या विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब 2 से विभाज्य नहीं है, तो जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसे विषम संख्याएं कहेंगे। तो जीरो न तो सम है नहीं विषम, जीरो न तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि जीरो कौन सी संख्या, ऑप्शन दे देगा धनात्मक, ऋणात्मक, सम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जीरो न तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, और जीरो न तो सम है नहीं विषम है, ये जान लीजिए। तो सम और विषम तक हम सीख गए। अगला संख्या है हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। छठा में पढ़ना है हमको भाज्य संख्याएं, इसी को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर, COMPOSIT कंपोजिट, NUMBERS कंपोजिट। ये दोस्तों अच्छी तरह से देखेंगे हम लोग। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप अर्थात स्वयं, माने एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप अर्थात स्वयं को छोड़ कम से कम एक और संख्या से
एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहा कि एक से बड़ी वे संख्या, मतलब कि एक से बड़ी, एक भी नहीं होगा भाज्य भाज में, एक से बड़ी होगा। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप, मतलब कि स्वयं जो संख्या के देख रहे हैं ऊ और एक को छोड़ कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18 इत्यादि। तो दोस्तों ये सब भाज्य संख्या है। अब कोई पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इन्हें कि 2 मार दीजिएगा, क्योंकि बच्चे लोग बहुत दूर मार देते हैं कि लगता है कि भाज्य 2 है, आती रही। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ये हमको ध्यान से देखना है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब देखेंगे कि काहे भाज्य हो जा रहा है, काहे भाज्य। तो जैसे हम कल्पना करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कौन भाज्य कौन अभाज्य, कैसे हम जांच करेंगे? तो सबसे पहला कि एक से बड़ी वे सभी संख्या, तो एक तो न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो इसी खत्म किया। एक से बड़ी, तो ये सब एक से बड़ी है, ये सब भाज्य या अभाज्य हो सकता है, भाज्य हो सकता है। तो अपने आप को छोड़ कम से कम, माने एक और अपने आप को छोड़, जैसे 2 संख्या लीजिए, तो 2 में एक और अपने आप 2 को छोड़ दीजिए, तो ये कोई संख्या से और विभाजित है? नहीं है, इसलिए भाज्य नहीं है। 3 को लेते हैं तो 1 और 3 को छोड़ दीजिए, और ये अब कोई संख्या से विभाज्य है? तो नहीं है, 1 और 3 से विभाज्य है जी। 4 को लेते हैं तो 4 को 1 और 4 छोड़िए, और देखिए कोई संख्या से विभाज्य है? तो हाँ, 2 से ये विभाज्य है। 1 और 4 को छोड़ला पर 2 से विभाज्य, 2 दूनी 4 कट्टा है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य संख्या है। अगर 5 के देखते हैं हम लोग, तो 1 और 5 के अगर छोड़ देते हैं तो ये किसी से भाज्य होगा जी? विभाज्य होगा नहीं ना, तो ये भाज्य नहीं ना है, तो भाज्य नहीं है तो क्या है? अभाज्य ना है।